प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिन की यात्रा पर जापान जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारतीय उत्पादों पर अमेरिका का 50% टैरिफ लागू हो चुका है। ये दौरा कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर बातचीत करेंगे, इस खबर को आपको बताएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ आज ट्रेंड्स में कौन कौन सी खबर जो आज हम कवर करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। तो ये तमाम खबरें जो आज हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, बताएंगे कि कौन कौन प्लेटफॉर्म पर ये खबरें इस वक्त वायरल है, ट्रेंड कर रही है। तो बात करेंगे सुनहरा भविष्य और निवेश की, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा। जीएसटी पर बड़ी तैयारी, खुशखबरी आ रही है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। इसी के साथ भारत का प्लान 40 और ट्रंप का गेम ओवर क्यों हम कह रहे हैं और भारत का ये प्लान क्या है, उस पर भी आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। और यूक्रेन का बहाना, भारत पर फिर निशाना, ऐसा क्यों हम कह रहे हैं ये भी खबर आपको दिखाएंगे। और इसी के साथ आईएसआई का एक नया प्लान बटेगा तबाही का सामान, क्यों कह रहे हैं ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। और आखिरी खबर हमारी होगी सैलाब का प्रहार, टूट रहे पहाड़, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं, राज्य हैं जहां पर बाढ़ बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि फेसबुक पर कौन सी खबर इस वक्त ट्रेंड कर रही है, इसका हम जिक्र करने वाले हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये जुड़ी खबर है जो कि अब फेसबुक पर ट्रेंड कर रही है, और देखते हैं ये कौन सी खबर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर जापान जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त, आपको बताएं कि 29 और 30 अगस्त को जापान में रहेंगे। और जापान का दौरा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनकी मीटिंग होने वाली है, और इस बैठक में वो शामिल होने के लिए चीन के तियानजिन शहर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारतीय उत्पादों पर अमेरिका का 50% टैरिफ लागू हो गया है, और इसकी वजह से भारत और अमेरिका के रिश्ते में एक बार फिर से तनाव की स्थिति देखी जा रही है। सेमीकंडक्टर एआई पर हो सकते हैं करार। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जापान दौरे के समय रक्षा, व्यापार, सुरक्षा, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई करार और समझौते हो सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख सुरक्षा सहयोग पर 2008 के संयुक्त घोषणा पत्र को नए सिरे से आगे बढ़ाना है। और देखिए, बुलेट ट्रेन की पहचान वाले सेंदाई शहर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक समिट में भी हिस्सा लेंगे। और इस समिट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंदाई की यात्रा करेंगे। सेंदाई की पहचान उसके सेमीकंडक्टर और बुलेट ट्रेन के लिए होती है, और इस यात्रा के दौरान एक संयुक्त बयान और विजन स्टेटमेंट भी जारी किया जाएगा। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए भारत और जापान ऊर्जा के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने, एक डिजिटल साझेदारी शुरू करने और भारत में पुल, सड़क और रेलवे से जुड़े यातायात की सुविधा वाली एक नई भागीदारी पर काम कर रहे हैं। अब देखिए, इशिबा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली मुलाकात, और ये मुलाकात कितनी इंपॉर्टेंट है अब इसको आप समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान का 8वां दौरा है, लेकिन प्रधानमंत्री इशिबा के साथ ये उनकी पहली मुलाकात होगी। और इस दौरान आपको ये भी बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इशिबा के द्वारा एक आर्थिक सुरक्षा पहल शुरू करने की संभावना है, जो कि सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स और एआई, दूरसंचार और स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित होगी। आर्थिक और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों पक्ष इस मंच को द्विपक्षीय संबंधों की रीढ़ के रूप में पेश करने की उम्मीद कर रहे हैं। यही नहीं, भारत के राज्यों और स्थानीय निकायों की स्थानीय भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से पीएम नरेंद्र मोदी जापान के प्रांतीय सरकारों के प्रमुखों के साथ भी मीटिंग कर सकते हैं। इसी के साथ आप ये भी समझिए कि दोनों पक्षों यानी कि अमेरिकी प्रशासन के द्वारा लगाए गए टैरिफ और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा प्रतिबंधताओं की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए दोनों नेता अपनी रणनीतिक दृष्टि साझा करेंगे, और इस संदर्भ में भी वे एक यथार्थवादी और कारगर सहयोग पर भी काम कर सकते हैं। जाहिर तौर पर भारत और जापान 2008 के सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा को अपग्रेड करने की दिशा में बढ़ेंगे, और डिजिटल साझेदारी, सेमीकंडक्टर, एआई में पहल होगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे क्योंकि दोनों देश जापान से भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे।
और दोनों पक्षों ने 2026 तक सार्वजनिक और निजी निवेश और इसी के साथ साथ वित्त पोषण के लिए 5 ट्रिलियन येन का भी लक्ष्य तय किया था। लेकिन ये लक्ष्य जो है वो 2025 में ही हासिल कर लिया गया। अब इसे बढ़ाकर 7 से 10 ट्रिलियन येन तक संशोधित करने की संभावना है। देखिए, भारत और जापान डिजिटल साझेदारी शुरू कर सकते हैं जो सेमीकंडक्टर और एआई पर केंद्रित होगी, जिसका फोकस सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर बेस्ड होगा और साथ ही हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में द्विपक्षीय ऊर्जा साझेदारी में बढ़ावा देने की भी संभावना है। अब आप ये भी समझिए, बहुत गहरे हैं भारत और जापान के संबंध। भारत और जापान के संबंध बहुत गहरे हैं क्योंकि दोनों देशों की सभ्यता एशिया की प्राचीन सभ्यताओं में शामिल है। बौद्ध धर्म के प्रसार से लेकर आधुनिक व्यापार, तकनीकी सहयोग तक दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ गहरे रिश्ते बनाए हैं। 1952 में राजनयिक संबंध के स्थापित होने के बाद ये साझेदारी लगातार मजबूत हुई है और चीन की सक्रियता के बीच दोनों देश की साझेदारी काफी ज्यादा अहम होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखते हैं अगली खबर जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही है। अब समझेंगे कि ट्रेंड पर इंस्टा पर कौन सी खबर इस वक्त ट्रेंड कर रही है, इसका भी जिक्र कर लेते हैं। और ये खबर है जीएसटी से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान किया था और कहा था कि इस बार दिवाली पर देशवासियों को बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। अब इसी कड़ी में जीएसटी काउंसिल की बैठक अगले हफ्ते होने वाली है, जिसको लेकर लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। देखिए, खबर यह है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी के जीरो स्लैब के दायरे में शामिल होने वाले उत्पादों पर मंथन होगा। देखिए, खबर है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी के जीरो स्लैब के दायरे में शामिल होने वाले उत्पादों पर मंथन होगा। सरकार अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, प्री पैकेज्ड पनीर जैसे कई और फूड प्रोडक्ट को जीएसटी के जीरो स्लैब के दायरे में ला सकती है, जो अभी तक 5% और 18% जीएसटी के दायरे में आते हैं। शिक्षा से जुड़ी तमाम चीजों को भी जीएसटी से मुक्त करने की तैयारी, जैसे कि पेन, पेंसिल, नोटबुक जैसे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रोडक्ट पर लगने वाले जीएसटी पर बड़ी छूट दी जा सकती है, जिन पर फिलहाल 12% की दर से टैक्स लागू है। नई चीजों को जीरो स्लैब में शामिल करने के साथ जीएसटी दर को बेहतर बनाने के लिए हैंडलूम प्रोडक्ट्स और कच्चे रेशम पर जीएसटी छूट दिए जाने की रणनीति पर भी मंथन होगा, जिससे इस क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। देखिए, इसके अलावा फिटमेंट समिति ने प्रस्ताव दिया कि मक्खन, जैम, मशरूम, खजूर, मेवे और नमकीन जैसे उत्पादों को मौजूदा 12% जीएसटी स्लैब से हटाकर सिर्फ 5% कर दिया जाए। जीएसटी काउंसिल की बैठक 3 से 4 सितंबर को हो सकती है और इस बैठक के लिए आपको बताएं कि जो फैसले इस बैठक में लिए गए फैसले इस दीपावली के गिफ्ट के तौर पर भी आम जनता को बड़ी राहत दे सकते हैं। तो देखना होगा कि क्या फैसले लिए जा सकते हैं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर जो कि इस वक्त व्हाट्सएप पर ट्रेंड कर रही है उसका जिक्र करते हैं और बात करेंगे अमेरिका की और इसी के साथ भारत का प्लान 40 क्या है, अब इसे समझते हैं। देखिए, अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया और इस फैसले के बाद से देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री समेत अन्य प्रोडक्ट से जुड़े व्यापारी नए बाजार की तलाश में हैं। अब दरअसल अमेरिका भारत के प्रमुख निर्यातक देशों में से एक है और ऐसे में ट्रंप का टैरिफ का फैसला भारत सामने नई चुनौती के लिए आप कह सकते हैं कि खड़ा हो चुका है, जिससे निपटने के लिए सरकार अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए ग्लोबल मार्केट में कपड़े के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। और भारत ने अमेरिका की टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की रणनीति को फेल करने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसके तहत आप ये समझिए कि भारत दुनिया के कुल 40 देशों में डेडिकेटेड आउटरीच प्रोग्राम चला रहा है और इन देशों में ब्रिटेन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, जर्मनी है, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड, बेल्जियम, कनाडा, मेक्सिको, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, टर्की, इसी के साथ यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इसमें शामिल हैं। अब इस पहल से भारत गुणवत्तापूर्ण, टिकाऊ और इनोवेशन बेस्ड क्लॉथ प्रोडक्ट की सप्लाई चेन स्थापित करने की
कोशिश करेगा और हर एक देश के लिए एक अलग प्लान तैयार किया जाएगा। इंडियन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स भारत की नई प्लानिंग में एक अहम भूमिका निभाएंगे और स्थानीय खरीदारों, फैशन ब्रांड्स और रिटेल सेक्टर से सीधे जुड़कर भारत ट्रेड प्रमोशन को बढ़ाया जाएगा। अब इस दौरान भारत का खास जो फोकस है वो सस्टेनेबल टेक्सटाइल और हाईटेक फैब्रिक पर होगा। ग्लोबल मार्केट को लेकर भारत की रणनीति आप समझिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक फैब्रिक की मांग बढ़ रही है और भारत इसे एक अवसर मानकर अपने हैंडलूम और टेक्निकल टेक्सटाइल और इसी के साथ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को बढ़ावा देना चाहता है। अमेरिका में टैरिफ बढ़ने के बावजूद यूरोप और एशिया के कई ऐसे देश हैं जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए के तहत भारत को बड़ा बाजार दे सकते हैं और भारत की ये जो पहले ना सिर्फ निर्यात बढ़ाने बल्कि नए बाजारों में लंबे समय तक एक साझेदारी बनाने का प्रयास भी से माना जा रहा है। और भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वैल्यू 350 अरब डॉलर लगभग 29 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और ये 2030 तक 350 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है जिससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और निर्यात आय में बढ़ोतरी होती है। साथ ही साथ इसे कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार का क्षेत्र भी माना जाता है। इस क्षेत्र में अनुमानित आप देखिए 4.5 करोड़ से अधिक लोग काम करते हैं और भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 34.4 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य की टेक्सटाइल प्रोडक्ट का निर्यात किया, जो बताता है कि भारत न केवल तैयार कपड़े बल्कि कच्चे माल और वैल्यू एडिड उत्पादों के माध्यम से भी वैश्विक टेक्सटाइल बाजार में मजबूत स्थिति रखता है। आगे बढ़ते हैं और अब जानते कि एक्स पर कौन सी खबर ट्रेंड कर रही है और पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। और बात करेंगे ट्रंप की। ये देखिए खबर जो कि इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेंड कर रही है, यानी कि ट्रंप भारत के टैरिफ लगाकर बहुत बुरे फंस गए हैं। दरअसल ट्रंप अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भारत के बाजार में फुल एक्सेस दिलाने के लिए भारत पर टैरिफ लगाकर प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन भारत ने अपने किसानों और छोटे व्यापारियों के हितों से कोई भी समझौता ना करने का संदेश देकर अब अमेरिका को बैकफुट पर ढकेल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे लेकर कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं, जिसके कारण अब ट्रंप बेचैन हैं और ट्रंप के सलाहकार लगातार भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिकी डिप्लोमेट और राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने भारत और रूस के बीच हालिया तेल सौदे को लेकर फिर से विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत की डिस्काउंटेड रूसी तेल की खरीद ने रूस को आक्रामकता और बढ़ावा दे दिया है और अमेरिकी टैक्स पेयर्स पर भारी बोझ डाला गया है। इतना ही नहीं, नवारो ने रूस यूक्रेन संघर्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युद्ध बता दिया और कहा कि अगर भारत इस नीति को जारी रखता है तो अमेरिका के लिए इस पर कड़ा रुख अपनाना जरूरी होगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि भारत रूसी तेल खरीद बंद कर दे तो अमेरिका टैरिफ में 25% की राहत हासिल कर सकता है। और इसी के साथ नवारो का यह भी स्टेटमेंट रहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कर वहां शांति स्थापना का रास्ता आंशिक तौर पर भारत से ही होकर गुजरता है, जिसके कारण ही अमेरिका ने भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाकर दबाव बनाया ताकि युद्ध रुके। नवारो ने यह भी कहा कि भारत की टैरिफ नीति पर भी नाराजगी जताई और कहा कि जो बात मुझे परेशान करती है वो ये कि भारतीय इतने घमंडी हैं। वे कहते हैं कि हमारे पास उच्च टैरिफ नहीं है, ये हमारा संप्रभुत्व है और हम किसी से भी तेल खरीद सकते हैं। नवारो ने यह भी कहा कि भारत रूस से डिस्काउंट में तेल खरीदकर रूसी युद्ध प्रयासों के लिए वित्तीय मदद कर रहा है और रूस उस पैसे का इस्तेमाल अपने युद्ध मशीन को फंड करने में करता है और अधिक यूक्रेनी मारे जाते हैं। अमेरिका के सभी लोग इसकी वजह से नुकसान में हैं और इसके प्रभाव आप देखिए अमेरिका के अर्थव्यवस्था में भी महसूस होते हैं कि नवारो का स्टेटमेंट है, जिसके कारण ही अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया है। नवारो के दावे एक तरफ है, सच्चाई एक तरफ है। सच्चाई तो ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को शांति दूत बनने की सनक सवार है और जिसके चलते वो लगातार
यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने के लिए पुतिन और जेलेंस्की पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन ना तो पुतिन की शर्तें पुतिन जो है ट्रंप की शर्तें नहीं मान रहे और ना ही जेलेंस्की ट्रंप के इशारे पर युद्ध विराम के लिए राजी हो रहे हैं। और ऐसे में चौतरफा किरकिरी से बचने के लिए ट्रंप प्रशासन के अधिकारी अब भारत के खिलाफ बयान देकर माहौल बनाने में लगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब YouTube पर कौन सी खबर ट्रेंड कर रही है इसका जिक्र कर लेते हैं। और देखिए, सैलाब का प्रहार यानी कि भारी बारिश और बाढ़ ने कई राज्यों की स्थिति बिगाड़ दी। कुदरत की जो नाराजगी है, आप देखिए किस तरह से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक जारी जल प्रहार ने बड़े स्तर पर तबाही मचा रखी है। वैष्णो देवी मार्ग पर आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे के आसपास जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में अब तक करीब 15 जगह लैंडस्लाइड की जो घटनाएं वो दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर हाईवे पर यातायात बंद है। डोडा के भद्रवाह में भी अचानक बाढ़ और भारी बारिश की वजह से यहां पर घर मंदिर सब क्षतिग्रस्त हो गए। उत्तराखंड में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। उत्तराखंड में जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है। तमाम वो तस्वीरें आप इस वक्त बिग स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। पहाड़ों के दरकने से सड़कों पर मलबा आ जमा है और जिसके चलते सड़कों पर यातायात बाधित हो चुका है। अलग अलग आप देखिए कि ये तस्वीर है जो बता रही कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश ने किस तरह से आतंक मचा रखा है। बात हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से काफी तबाही हुई है और लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड से यहाँ पर सड़कें टूट गई है। कई होटल, इमारतें बह चुकी है और हिमाचल में 500 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई। 20 जून से 25 अगस्त के बीच हिमाचल में भारी बारिश से जुड़े हादसों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है और 30 से ज्यादा लोग लापता हैं। हिमाचल में अब तक करीब 2200 करोड़ की निजी और सार्वजनिक संपत्ति क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इधर पंजाब की भी कुछ ऐसी स्थिति है। पंजाब में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर बाढ़ ने मुसीबत बढ़ा दी है। पंजाब में सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं, जिसकी वजह से पंजाब सरकार ने स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया। राज्य के सभी प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, सरकारी और प्राइवेट स्कूल 30 अगस्त तक बंद रहेंगे। और पंजाब में मूसलाधार बारिश के कारण बांधों का जलस्तर भी बढ़ गया है। पंजाब के 8 जिले पठानकोट, कपूरथला, मोगा, तरनतारन, फाजिलका, फिरोजपुर, अमृतसर, होशियारपुर, ये तमाम वो जिले जहां पर हालात बेहद खराब है। बात राजस्थान की अगर करें तो बीते 5 से 6 दिनों के अंदर हुई तेज बारिश की वजह से यहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त है। तो इसी की तरह कई ऐसे राज्य जहां भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और इस वक्त भारत 24 भी आपसे अपील करता है कि पहाड़ी राज्यों में जाने से बचें, क्योंकि स्थिति बेहद गंभीर है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ ट्रेंड्स में आज इतना ही।